नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। शाम के बज चुके हैं 4। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे हरीश रावत का प्रण। भाजपा का भय, हरीश का प्राण है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या बहादुराबाद थाने में कल से ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत के नेतृत्व में चल रहे धरने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे। इस मौके पर 3 नेताओं ने कहा कि पंचायत चुनाव में जैसे भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या कर कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशियों को हराया है, उन्होंने कहा है कि जो लोग साफ छवि के व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों के ऊपर 307 जैसी धाराएं थोप दी गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश ही नहीं प्रदेश में अराजकता का माहौल बना दिया है। देश और प्रदेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कानून व्यवस्था चरमरा गई है। लोगों में दहशत का माहौल है। डकैती, चोरी, हत्या, बलात्कार जैसे संगीन मामले बढ़ रहे हैं। भाजपा सरकार में सारे आपराधिक रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, लेकिन कोई भी मामला वर्कआउट नहीं हुआ है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उनके अंदर डर भय नहीं है। डर भय है तो सिर्फ आम जनता के अंदर है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कार्यकर्ताओं एवं आम जनता का उत्पीड़न हो रहा है। कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। लड़ाई यहीं नहीं खत्म होगी, यह लड़ाई दूर तक जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बदले की भावना से खिलौना काम कर रही है। भाजपा प्रशासन के जरिए दबाव बना रही है। कांग्रेस सरकार में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिसमें आमजन का उत्पीड़न किया हो। हरीश रावत लगभग 24 घंटे से तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ अपनी मांगों को लेकर बहादुराबाद थाने के बाहर मौजूद हैं। यहाँ वो सुबह सुबह योग करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में ही अब तक 3 जगहों पर 100 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। चर्चा आदिसी पर भाजपा का भय, हरीश रावत का प्रण। हरीश रावत भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पूरी रात धरने पर डटे रहे और मांगे पूरी न होने तक धरना खत्म न करने की बात कही। आपको बता दें कि हरिद्वार ग्रामीण की कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न और झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए धरना शुरू किया था, जिसके बाद कांग्रेस के अन्य विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य फिर खुद हरीश रावत धरने में शामिल होने बहादुराबाद थाने पहुंचे। हरीश रावत ने कहा कि प्रशासन जिद पर अड़ा है। पुलिस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए मुकदमे वापस लेने होंगे। जब तक ऐसा नहीं होता धरना ऐसे ही जारी रहेगा। और जिस तरीके की प्रशासन की जिद है, मैं अभी शासन की जिद नहीं कहूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी, लेकिन प्रशासनिक जिद जिस तरीके से है, पुलिस प्रशासन की विशेष तौर पर जिद जिस तरीके से है, अब मैं किसी भी सीमा तक जा सकता हूं। यहां तक कि प्राण भी निछावर करने पड़े तो प्राण दिए जा सकते हैं। मैंने सोचा था कि मैं राजनीति में नहीं फंसूंगा, मैं कुछ बहनों के लिए अपना और काम करना चाहता था, क्योंकि एक जीवन का जितना अनुभव है मैं उसको सब कागज में उतारना चाहता था। मैं कुछ लिखने के लिए समय चाहता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि मैं चीज़ों को मझधार में नहीं छोड़ सकता। ये संघर्ष है, संघर्ष से बचा नहीं जा सकता है, इसलिए तय किया है। इसीलिए यहाँ बैठा हूँ, इसीलिए थाने के बाहर यहाँ सोया हूँ। जब देखूंगा कि थाने वालों को दिक्कत हो रही है तो एसएसपी के घर पर चला जाऊंगा, वहां बैठूंगा। ये जो वहां भी नहीं होगा तो गंगा की पौड़ी में बैठ जाऊंगा। हरदा के राजनीति के संन्यास लेने के शगुफे पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने खासा तंज कसा है। बंसल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरदा राजनीति के बयाबान में भटक रहे हैं। उनका हाल घर के बच्चे जैसा हो गया है, जैसे बाहर दोस्त डांटते हैं और घर में माँ डांटती है। लंबे समय से सत्ता से बाहर रहने से उनकी संतुलन बदल गया है। अब उनको सत्ता का लोभ भी रिटायर नहीं होने दे रहा। इच्छा शक्ति नहीं है, वो राजनीति के बियाबान में भटक रहे हैं। कभी वो राजनीति से संन्यास की बात करते हैं, कभी वो हर की पौड़ी पर कीर्तन की बात करते हैं। आज के अखबार में तो उन्होंने कहा कि मैं हर की पौड़ी पर प्राण दे दूंगा। तो इस प्रकार की अप्रासंगिक बातें वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहने के कारण उनका संतुलन कुछ गड़बड़ा गया है और उनकी स्थिति ऐसी होगी जैसे कोई बालक होता ना, वो कहता घर में आए तो माँ डांटे और बाहर जाए तो दोस्त डांटे। इसलिए वो दिल्ली जाते हैं तो वहाँ उनको कोई किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं मिलता, किसी प्रकार की उनकी ओर कोई देखता नहीं। यहाँ आते हैं तो यहाँ के नेताओं में
उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं, क्योंकि ना उनको यहाँ कोई बर्दाश्त कर रहा है ना वहाँ कर रहा है। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे वो रिटायरमेंट की ओर जा ही रहे हैं। वैसे वो कई बार रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं, पर सत्ता का लोभ उनको रिटायर नहीं होने दे रहा। हरिद्वार के बादराबाद थाने पर अनिश्चितकालीन के चल रहे धरना प्रदर्शन में बेटी अनुपमा रावत के साथ हरीश रावत भी दिन रात डटे हुए हैं। सवाल ये है कि लगातार राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। रावत फिर कहीं न कहीं इस राजनीति के दलदल में सरकार को घेरने की कवायद कर रहे हैं। कभी भी वह राजनीति से संन्यास की बात करते हैं तो कभी अपने प्राण तक देने की सवाल ये भी उठता है कि क्या हाल ही में हरिद्वार जिले में हुए पंचायत चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद हरीश रावत 2024 के सपने देख रहे हैं, या फिर उनका मोह अब तक चुनावी हार की जिम्मेदारी लेने के बाद भी कांग्रेस से नहीं छुपता दिखाई दे रहा है। हरिद्वार से सहयोगी रामगोपाल के साथ उत्तराखंड ब्यूरो रिपोर्ट। हरीश रावत ने कहा कि सरकार के दबाव में आकर पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धमकाया है, जिससे डरकर कोई भी कांग्रेस का ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत प्रत्याशी बनने को तैयार नहीं हुआ। धरना प्रदर्शन को समर्थन देते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कराकर डर का माहौल बना रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेगी। कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से बौखलाई भाजपा सरकार ने हरिद्वार पंचायत चुनाव में खुलेआम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर जीत हासिल की है। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव आफाक राजवीर सिंह चौहान, कलियर विधायक फुरकान अहमद, कैलाश प्रधान और अन्य लोग भी मौजूद रहे। शोभाराम प्रधान, शमशेर भंडाना आदि लोग धरनास्थल पर नजर आए। धरनास्थल पर पशु लाने पर थाना अध्यक्ष से भी झड़प हुई। आपको बता दें कि दुधारू पशुओं को थाना बादराबाद परिसर में लेकर आने पर थाना अध्यक्ष नितेश शर्मा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस पर पशुओं को लेकर आए किसान ने कहा कि जब तक हम यहाँ धरने पर हैं हमारे पशुओं की देखभाल कौन करेगा, जबकि थाना अध्यक्ष नितेश शर्मा पशुओं को थाने से बाहर निकालने को कह रहे थे। इसे लेकर विधायक अनुपमा रावत और थाना अध्यक्ष के बीच काफी देर तक नोकझोंक हुई। पुलिस पशुओं को थाना परिसर के बाहर निकालने पर अड़ गई तो धरना दे रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता इसके खिलाफ हो गए। दोनों पक्षों में इसे लेकर काफी देर तक तनातनी चलती रही। बाद में पशुओं को थाना परिसर में ही बांधने पर विवाद शांत हुआ। भाजपा ने अनुपमा रावत के धरने को नौटंकी बताया है। वेद मंदिर में आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता संजीव चौधरी ने कहा कि विधायक अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की टूरिस्ट नेता हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो इस तरीके के झूठ फैला रही, साथ ही झूठे बयान देकर भाजपा सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। युवा मोर्चा अध्यक्ष ज्वालापुर हितेश चौहान व युवा नेता मनीष चौहान ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव में भाजपा को मिले जन समर्थन से कांग्रेस बौखला गई है। जनता के सुख दुख में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ही खड़े दिखाई दे रहे हैं। बैठक में प्रधान प्रताप, प्रयास चौधरी, अंकित, पुष्पेंद्र गुप्ता तमाम लोग इसमें भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिस तरीके से हरीश रावत ने अपने प्राण त्यागने तक की बात कह दी, इसको लेकर काफी जोरों से सियासत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कुछ और कहना है, कांग्रेस के लोगों का कुछ और कहना है। हरीश रावत बार बार कांग्रेस को एकजुट करने की भी बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस एकजुटता की कमी जो है वो उत्तराखंड कांग्रेस में देखने को मिल रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। वीरेंद्र बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनीष खंडवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। पीसी थपलिया जी, वरिष्ठ कैदी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ कुलदीप राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगी मनीष खंडवाल जी आपसे। यहाँ पर हरीश रावत का ये जो बयान सामने आया, जहां पर वो प्राण तक त्याग देने की बात कह रहे हैं और तमाम बातें वो कह रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये जो कांग्रेस में लगातार वो एकजुटता की बात कह रहे हैं, तो क्या कांग्रेस में एकजुटता की कमी जो है वो देखी जा रही है? क्या दिक्कत कहां पे आ रही है कांग्रेसियों में? क्या ये जो हरिद्वार में पंचायत चुनाव हुए हैं, इससे ये बौखलाहट है कांग्रेसियों की जो अब सड़कों पर नजर आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से मैंने अभी आपका जो पूरा जो इंट्रोडक्शन था वो सुना, उसमें आपने कहीं ना कहीं बार बार ये पक्ष दिखाने की कोशिश करी कि कांग्रेसियों में बौखलाहट है, जबकि आप लोगों ने या तो आपके पास में ग्राउंड से फीडबैक ये नहीं किया कि परिसीमन के दिन से, जिस दिन से परिसीमन शुरू हुआ था, परिसीमन के दिन से ही भारतीय जनता पार्टी ने वो चाल बुनना शुरू कर दिया था जिससे कि जो कांग्रेस के जो लीडर्स ग्राम स्तर पे थे, जिला पंचायत स्तर के थे, बीडीसी के थे, जो जिताऊ थे, उनकी सीटों को रिजर्व करने का काम कर दिया। ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कि ग्राम प्रधान का, बीडीसी का, जिला पंचायत का, सबका एक जाति विशेष में रिजर्व कर दिया गया। किसी में महिला कोटे, महिला के नाम पे एक जाति विशेष के लिए रिजर्व कर दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सुनियोजित तरीके से
इसको जो है पूरे जिला पंचायत इलेक्शन को, चुनाव को कैप्चर करने की तैयारी पहले से कर ली थी। और सत्ता का जो दबाव और जो अहंकार हारे हुए विधायक का जो यहाँ पर दिखाई देता है, जो मित्रता की वजह से माननीय मुख्यमंत्री के साथ जिनकी मित्रता है, उनका जो दबाव इस वक्त हरिद्वार जनपद में दिखाई दे रहा है, वो निश्चित रूप से हरिद्वार के लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। और ये कोई जिला पंचायत से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। जब अनुपमा रावत जी विधायक बनी थी, शायद 10 मार्च का दिन था, उसके 2-3 दिन बाद से ही यतीश्वर रंजन जी ने जो है लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले शुरू कर दिए थे। पुलिस से थ्रेट भिजवानी शुरू कर दी थी कि तुमको देख लिया जाएगा, तेरा ये बिगाड़ दूंगा, तेरा वो बिगाड़ दूंगा। पहले तो उन्होंने समुदाय विशेष पे किया, फिर उन्होंने समुदाय विशेष के बाद क्षेत्र विशेष के लोगों को टारगेट करना शुरू करा, जो कि लाल रंग में बहुतायत में है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र विशेष से और जाति विशेष से काम नहीं चल रहा। फिर उन्होंने सामूहिक रूप से जो विधानसभा के अंदर हमारे लोग पाते हैं, जो कांग्रेस के वर्कर थे, जो बूथ लेवल के वर्कर थे, उन लोगों के ऊपर सुनियोजित तरीके से हमला शुरू करा। और इसी की परिपाटी को देखते हुए जिला पंचायत के चुनाव में यह संख्या हरिद्वार ग्रामीण से निकलकर पूरे जिले में धीरे धीरे करके फैलनी शुरू हो गई। और अगर कांग्रेस के नेता ऐसे वक्त पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़े होंगे, तो ये जो धन बल की जो लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में छेड़ रखी है कि कांग्रेस को समाप्त कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए तो खतरा ही है, प्रजातंत्र के लिए भी खतरा है। तो हमारे सर्वमान्य नेता हरीश रावत जी ने जब देखा, उन्होंने कहा था कि मैं 5-6 महीने की छुट्टी पे जा रहा हूं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं संन्यास ले रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जब तक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, मेरा कुछ अपने निजी काम करूंगा, कुछ लिखूंगा, पढ़ूंगा, उसके बाद में वापस फिर भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद में फिर वापस 1 महीने सोचूंगा कि मुझे केंद्र में सक्रिय होना है कि मुझे स्टेट में सक्रिय होना है। पर जब उन्होंने देखा कि उनके कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के वर्करों को इस तरह से 360 जैसी धाराओं में फंसाया जा रहा है, जैसे देश में आपने देखा है ना, एक मामला बिल्कुल न्यू नॉर्मल बन गया है कि किसी के ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा लगा दो, तो हमारे उत्तराखंड में जो है न्यू नॉर्मल बन गया, हरिद्वार में 307 लगा दो उसके ऊपर। गरीब कार्यकर्ता कहाँ छुपता फिरेगा, 307 में कहाँ से वकील करेगा, कहाँ से पैसा खर्च करेगा और कहाँ से वो जमानतें करवाता घूमेगा। उसे तो रोज गड्ढा खोदना, पानी पीना है। ये उस गड्ढा खोदने, पानी पीने वाले मजबूर को जो है और मजबूर बनाने में लग गया कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो। मैं तो कुछ लोगों को ऐसा जानता हूं जिन्होंने सिलेंडर भी कर दिया जाके वहां पे कि हम मंत्री जी आपके सामने सिलेंडर कर रहे हैं, आप हमें परेशान मत कीजिए, हमारा व्यापार चौपट मत कीजिए। पर मंत्री जी के सामने सिलेंडर करने के बाद, मंत्री जी के पांव पकड़ने के बाद भी वो आज भी उन लोगों को प्रताड़ित करने का, हर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, हर तरीके से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रजातंत्र नहीं है। आपको सम्मानित जनता ने 2 बार विधायक बनाया, आप विधायक बने, आपने वहां के क्षेत्र का काम नहीं किया, इस वजह से आप हार गए। आपके प्रति जनता की नाराजगी थी, इसलिए आप हार गए, उसको आप स्वीकार करिए। 5 साल मेहनत कीजिए, आपकी सरकार है प्रदेश में। अब तो आपने जिला पंचायत अध्यक्ष भी अपना बनवा लिया, ब्लॉक प्रमुख भी अपने बनवा लिए, उनके माध्यम से काम कीजिए। डेवलपमेंट के लिए विधायक बनना चाहते हैं, केवल हरिद्वार जनपद में मेरा एक रुतबा कायम हो जाए, उस चीज पर फोकस कर रखना है। ठीक है मनीष खंडवाल जी, वापस आएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत सारे आरोप यहाँ पर मनीष खंडवाल जी ने लगाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोई पार्टी, कोई दल बुरी तरीके से हारता है तो उसके पास में बताने के लिए कुछ नहीं होता, तो फेस सेविंग करनी होती है। अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना है, एकमुट रखना है, उसके लिए तमाम तरीके के प्रयोजन करने पड़ते हैं। अब हरीश रावत जी कभी कहते हैं मैं संन्यास ले रहा हूँ, कभी कहते हैं मैं दिल्ली की राजनीति में हूँ, कभी कहते हैं मैं प्रांत की राजनीति में हूँ, और अब संन्यास लेते लेते वो अचानक जो है सक्रिय राजनीति में कूद पड़े हैं। तो इससे बिल्कुल की बात कभी नहीं गई, आप ये गलत बयानी कर रहे हैं। इसके बाद सामने दिख रहा है आपको कि 24 का सामने चुनाव है लोकसभा का। अब हरीश रावत जी की तो जो उत्तराखंड राज्य में कार्यकर्ता, उनको जो नेता है, उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। अब इसलिए उनकी स्थिति है कि किसी तरीके से हरिद्वार में मैं वहाँ सांसद रहा हूँ, तो वहां से दोबारा से मुझे टिकट मिल जाए तो मैं अपनी राजनीतिक जीवन को फिर सक्रिय रूप से स्टार्ट करूं। ये उनकी कयास है, इनकी शुरुआत है, इसमें हमें कुछ नहीं कहना। आदमी कहीं से भी तैयारी कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, ये सब निराधार हैं। एक तरफा आप चुनाव हार जाते हैं। जहां से आप बात कर रहे हैं, अनुपमा जी जहां से जो है विधायक बनी है, उस क्षेत्र से आप सारी सीटों को चुनाव हार गए, सारी जिला पंचायत आप चुनाव हार गए, दूसरे क्षेत्रों से आप बुरी तरीके से चुनाव हार जाते हैं। और आप फिर उस हार का जो ठिकरा है
आपके हरीश रावत जी ने पहले कहा कि प्रांत के उनके नेता नहीं दिखाई दिए, उनके प्रदेश के नेता अगर बहुत सीरियसली लेते ये चुनाव में हम आगे बढ़ते, प्रदेश के किसी नेता ने इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद इनके पूर्व नेता प्रीतम सिंह जी ने कहा कि जो है प्रांत में चुनाव हो रहा था जिला पंचायत का इतना महत्वपूर्ण, और प्रदेश के जो प्रभारी हैं यादव जी वो नहीं दिखाई दिए। तो एक जो घटना चक्र है, जो इसके बयान चल रहे हैं, पहले से ये सिलसिला था, हार इनको पता था कि हार होने वाली है, इसलिए हरीश रावत जी के बयानों को देख लीजिए आप, प्रीतम सिंह जी के बयानों को देख लीजिए आप, करण बेहरा के बयानों को देख लीजिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। हर किसी के बयानों में जो है जिस तरीके की बातें सामने आई है, उससे यह साबित हो गया है कि कांग्रेस का कहीं जनाधार नहीं रह गया है, कांग्रेस के पास अब कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के पास जो नेता बच गए हैं वो सिर्फ जो है अपनी अपनी गुटबाजी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, दूसरे गुट को नीचा दिखाने के लिए तैयार है। ये हो रहा है, ठीक है ये हो रहा है। वीरेन जी ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। मनीष जी रुक जाइए प्लीज, मुझे सबकी प्रतिक्रिया लेनी है, उसके बाद मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगी। गिव मी सम टाइम। हेमा भंडारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है हेमा जी आपका भी। आपका रुख करूं उससे पहले पीसी थपलियाल जी का रुख करना चाहूंगी। थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तनातनी चल रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तमाम बातें कही जा रही है, हरीश रावत जी कह रहे हैं कांग्रेस में एकजुटता नहीं है। देखिए, जो हरिद्वार जिला है हमारा, ये बाकी 12 जिलों से अनोखा अलग किस्म का जिला है, और इस जिले में कभी बहुजन का बहुत बड़ा प्रभावशाली क्षेत्र होता था जी। उस क्षेत्र को किस तरह से परिसीमन के माध्यम से इन दोनों दलों ने उसके साथ अन्याय किया है, वो हम सब ने देखा। जब पहला परिसीमन वहां पे हो रहा था तो उन्होंने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को, विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूशन को बांटा कि जिससे कि जो बहुजन का प्रभाव है वो कुंद पड़ जाए, और अपने प्रभाव के लिए दोनों ने मिलकर उस समय इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। और आज जब यहाँ की राजनीति को हम जब देख रहे हैं कि पंचायतों के जब चुनाव हुए, तो पंचायतों के चुनाव में परिसीमन में भी जो धांधली की जिसको कि कांग्रेस उठा रही है, उस बात में दम है। बाद जब रिजल्ट आने के बाद जो नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे किया, तो हम सबने देखा। यानी आज उत्तराखंड की जनता, जो प्रबुद्ध जनता है, बुद्धिजीवी जनता है, वो मजबूर है इन हल्के लोगों की नौटंकी और लड़ाइयां देखने के लिए। ये इतने हल्के हो चुके हैं कि इन्होंने छोटे राज्य में इनका सम्मान दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, और उस सम्मान में जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरा है जब नेताओं का जो पौनापन जनता के आगे सामने आ जाता है। अभी यहाँ पे जो अपनी बेटी की लड़ाई में शामिल हो रहे हैं दिग्गज कांग्रेसी नेता, वो दिग्गज कांग्रेसी नेता लगभग जब से राज्य की लड़ाई शुरू हुई थी और अब तक कोई ना कोई मतलब इस तरह से करते हैं, उनका जो व्यवहार है जिसमें सही रूप से जनता के हित में कभी जाता हुआ नहीं दिखता। क्योंकि मैंने उत्तराखंड आंदोलन में देखा था कि किस तरह से इन्होंने लाल किला में जब हमारी रैली हुई थी और बडूनी जी के ऊपर किस तरह से पथराव हुआ था, उसके हम साक्षी हैं। किस तरह से उत्तराखंड आंदोलन को दिग्भ्रमित करते हुए विभिन्न संगठन वहां पे वार्ता के लिए गृह मंत्रालय में ले जाए गए, उसके हम साक्षी हैं। राज्य बनने के बाद जब तिवारी जी आए थे, और तिवारी जैसे प्रबुद्ध और अनुभवी नेता को किस तरह 5 साल तक बेचैन करके रखा था, उसको हम देखे हैं। कहने के लिए वे कहते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं उत्तराखंड के, होंगे बिकॉज स्टूडेंट लाइफ से ही उन्होंने राजनीति शुरू की, और राजनीति किस तरह से शुरू की लखनऊ में हम जानते हैं, हल्द्वानी में हम जानते हैं, और उसी राजनीति का आज जो स्वरूप हमें नजर आ रहा है, उस स्वरूप में जो एक बड़े नेता का ये कहना कि मैं गंगा में डूब जाऊंगा और मैं ये करूंगा, ये एक ऐसा दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो एक मनीष जी, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी, मैं सबकी प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद पूरा मौका मैं आपको दूंगी। थपड़िया जी गलत बयानी कर रहे हैं। रावत जी ने कभी नहीं कहा कि मैं गंगा में कूद जाऊंगा। ये गलत कोट कर रहे हैं, तो गलत कोट करने में उन्होंने तो आज के
आज का पेपर पढ़िए, आपका पेपर पढ़िए। उन्होंने कहा कि मैं हर की पैड़ी में जाकर प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने कहा है कि मैं हर की पैड़ी में जाकर, अब वो कूद कर जाए, जैसे भी जाए, प्राण त्यागने की बात करें। मनीष जी, क्या आप एक बात को पकड़ रहे हैं? चलिए ठीक है मनीष जी और चपलियाल जी, प्लीज। हेमा भंडारी जी। जी यशी जी, जिस तरह से प्रदेश के जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्य नेता और हरिद्वार ग्रामीण विधायक जो अनुपमा रावत जी भादराबाद थाने के बाहर जिस तरह से धरना दे के बैठी हुई है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, जो फर्जी मुकदमे हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि अनिश्चितकालीन तक वो धरना पर रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन पर एक सवालिया निशाना जो है खड़ा करते हैं। क्योंकि आज जिस तरह से दिन दहाड़े हत्याएं, लूट खसोट की घटनाएं बढ़ रही हैं, और जो है ऐसे में आम आदमी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो पाती है, और जिस तरह से फर्जी जो मुकदमे, जो ये पंचायत चुनाव हुए हैं, इसमें बहुत फर्जी मुकदमे हुए हैं शुरू से ही। और भाजपा ने क्या किया है कि धन बल, बाहुबल, सत्ता बल, ये केन प्रकरण करके जो भी कि इनकी जो है भाजपा की सदस्यता ले लें, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी ना किसी तरह से कैसे भी परेशान करके जो है सभी लोग जो भाजपा की तरफ इन्होंने वो करना शुरू किया है कि किसी को कैसे डरा देते हैं, किसी को ये फर्जी मुकदमे इन्होंने बहुत करे हैं। और आज जो है इस तरह से बदसलूकी, कोई आम आदमी अगर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो उनके साथ में, और रिपोर्ट तो उनकी दर्ज नहीं होती है बट बदसलूकी की जाती है, क्योंकि ये सत्ता बल का है कि सत्ता के पक्ष वालों का फोन आ जाता है या उनके दबाव में। तो ऐसे मामले कई हैं जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं कि जब देश की सर्वोच्च सत्ता जो संस्थाएं हैं वो सत्ता के दबाव में काम करेंगी, तो हम न्याय की उम्मीद करना एक तरह से एक बेईमानी हो जाती है। और मैं उत्तराखंड की पुलिस की अगर बात करूं तो मतलब देखिए, पुलिस अपने आप को एक मित्र पुलिस का नारा कहीं ना कहीं देती थी, और आज एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं कि हेमा जी, आप इसे बौखलाहट के तरीके से नहीं देख रही हैं? देखिए, ये बौखलाहट नहीं है, क्योंकि ये सत्यता हमने भी देखी है कि ये फर्जी मुकदमे हुए हैं। हमारे भी जो पंचायत चुनाव में खड़े हुए थे उन पर भी इसी तरह से फर्जी मुकदमे किए गए हैं। तो ये जानबूझकर, क्योंकि इनको हर हाल में पंचायत चुनाव में अपने मतलब मैं कह रही हूँ कि धन बल भी इन्होंने प्रयोग किया, बाहुबल भी, झगड़े करना, सत्ता बल का प्रयोग। आप देखिए ना, इनके जो पंचायत में जो बबली, जिनकी जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत हो गई है, उसके बावजूद भी देखिए वो जीत गई हैं, वो आज बैठी हुई हैं, और वो गायब थे, पूरे पंचायत में नहीं। तो आप देखिए उनकी जीत कैसे हुई है। ये तो एक दबाव बनाने का कि कैसे हम उन लोगों पे दबाव बनाया गया। देखिए, और ये दूसरी बात यह है कि भाजपा की सरकार में तो लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या की जा रही है। इनके शासनकाल में हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप इनमें देखिए ना कि जिस तरीके से वीरेंद्र जी, आप देखिए ना, वीरेंद्र जी, अंकिता भंडारी जी के पिताजी को कितना दर भटकना पड़ा, उनकी रिपोर्ट नहीं, और वहाँ पर बैठे हुए ठीक है। हेमा भंडारी जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। रुक जाइए वीरेंद्र जी, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, पूरा मौका दिया जाएगा। कुलदीप राणा जी हमारे साथ लगातार बने हुए। कुलदीप जी, ब्रेक की चुकी कमांड आ रही है, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करुणा निधान वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, घट घट वासे वो सियापति सर्वोत्तम है। राघव रघुवीर वो रघुवंश के रघुनंदन है, दीपों के इस उत्सव में श्री राम को नमन है, श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है, ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है, सच की जीत की
नमन है, श्री राम का वंदन है। एक दिया राम जन्मभूमि के निर्माण का, एक दिया आस्था का, प्रेम का, विश्वास का, एक दिया अयोध्या के चहुमुखी विकास का, एक दिया सभ्यता परंपरा के मान का, एक दिया रोशन जन जन के कल्याण का, एक दिया तरक्की की ऊंची उड़ान का, एक दिया दीपों के नए कीर्तिमान का। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम को नमन करें, प्रभु श्री राम का वंदन करें। अलौकिक अयोध्या, आधुनिक। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, लहदे हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। मैं अमरजीत पिंकी चुनौती, यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में मेरठ जोन का अध्यक्ष हूँ। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। आप सबको दीपावली की लख लख बधाइयाँ। माँ शेरा वाली आपको ऐसा रक्षा कवच दे कि आपको दुख और कष्ट छू न सकें। माँ लक्ष्मी आपको इतना रुपया दे आप रख रख भूलें, और माँ सरस्वती आपको और आपके बच्चों को भी इतना ज्ञान दें कि वो आपसे भी ज्यादा होनहार हो, IAS IPS हो। आप सबको सहपरिवार दीपावली की लख लख बधाई। डॉक्टर रविंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला विभाग, शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय माधोपुरम मेरठ। मेरी ओर से समस्त देशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर से यह आशा है कि प्रत्येक परिवार खुशहाल हो। इस दीपावली के अवसर पे सबके घर में खुशहाली हो, माँ लक्ष्मी का वास हो, हर तरह से हर परिवार संपन्न हो। धन्यवाद। मैं आशीष वेज, ओनर द ग्रैंड एलोरा मेट्रो प्लाजा मेरठ से समस्त देशवासियों को ग्रैंड एलोरा परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह ये दिवाली आप सभी के लिए बहुत ही शुभ हो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आज हम बात कर रहे हैं भाजपा का अभय हरीश रावत का प्राण त्याग। हरीश रावत ने ये बयान दिया है धरने के वक्त, जब उन्होंने कहा कि अगर उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ती है, अगर उनको जिस तरीके से भी ये लड़ाई लड़नी पड़े वो ये लड़ाई लड़के रहेंगे, साथ ही साथ अगर उनको अपनी जान भी देनी पड़े तो वो जान देने के लिए भी तैयार है। चर्चा हम इसी पर लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। कुलदीप राणा जी का रुख करना चाहूंगी मैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो रार चल रही है, ये जो तनातनी देखने को मिल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये जो हरिद्वार पंचायत चुनाव हुए हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक अलग साइड देखने को मिल रहा है। हरीश रावत कई बातें करते हैं। एक तो वो कहते हैं कि कांग्रेस में एकजुटता की कमी है, दूसरा वो प्राण त्यागने की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि वो संन्यास ले रहे हैं। अभी जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो एक ट्वीट उन्होंने किया था जहां पर उन्होंने मगरमच्छ बता दिया था अपनी ही पार्टी के लोगों को। इस तरीके की चीजें देखने को मिली थी। एक बार फिर आज वो धरने पर बैठे हैं और तमाम बातें उनके द्वारा कही जा रही। कैसे देख रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? देखिए, ऐसी हरीश रावत की उत्तराखंड कांग्रेस में जो स्थिति है वो अब बड़ी दयनीय होती जा रही। आज से 10-12 महीने पहले की बात है, जब विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी तो पूरे प्रदेश में, और खासकर हमने के न्यूज पे भी इस विषय पर काफी डिबेट की है
कि कांग्रेस को लेकर के और खासकर हरीश रावत को लेकर के, हरीश रावत एक उत्तराखंड में नेतृत्व के रूप में देखे जाते थे। सबको लगता था कि हरीश रावत ही वो करिश्माई व्यक्तित्व हैं जो कांग्रेस ही नहीं उत्तराखंड का भी बेड़ा पार करेंगे जी। ठीक है, और उनके ये तमाम सारी चीजें निकल करके आती थी और उन्हें उत्तराखंड में एक तरीके से उत्तराखंड की राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। लेकिन समय के साथ चुनाव हारने के बाद जो स्थितियां बनी हैं, पहले 2017 में जो हरीश रावत की जो स्थिति हुई, उसके बाद जो 2022 के चुनाव हारने के बाद जो हरीश रावत की जो स्थिति हो गई है, वो अब कहीं ना कहीं जनता को भी भ्रमित कर रही है। जिस प्रकार से आपने ही रावत की जो बयान निकल करके आते हैं समय समय पर, कभी कभी ऐसी अगर मैं अपने पत्रकारों की बात करूं, मेरे जैसे कई पत्रकार हैं जो हम लोग भी हरीश रावत की राजनीति से कहीं ना कहीं सीखने और समझने की कोशिश करते थे, बिल्कुल, है ना। लेकिन आज इस प्रकार की हालात निकल करके आए हैं और उत्तराखंड में कांग्रेस की जो स्थिति हो गई है, 2024 का चुनाव तो बहुत दूर है, कांग्रेस अपने भीतर जो गुटबाजियां रही हैं, और ये गुटबाजी आज की नहीं है, ये राज्य बनने के समय से ही उत्तराखंड में चली आ रही है, जो गुटबाजियां रही हैं। अब जिस प्रकार से हरिद्वार को लेकर के जो हरीश रावत का जो रुख निकल करके आया है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों में फिर से भ्रम पैदा कर रहा है। क्योंकि हरिद्वार का जो, अगर हम उसके राजनीतिक परिवेश को देखें जी, तो वहां हरिद्वार एकमात्र ऐसा जिला है जो हरिद्वार है, धार्मिक जिला कहा जाता है, गंगा वहां बहती है, कुंभ वहां होता है, लेकिन वो बीजेपी के लिए फर्टाइल नहीं रहा है। वो बीएसपी कांग्रेस, और यही कारण है कि बीएसपी कांग्रेस का वहां पर अच्छा जनाधार रहा और समय समय पर वो चीजें निकल करके भी आई। लेकिन बदलते दौर के साथ बीजेपी ने अपनी स्थितियां मजबूत की हैं। ठीक है, अभी जो 2022 के चुनाव में जो स्थितियां रही, तमाम अंतर विरोध के बावजूद भी कांग्रेस वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जबकि हम सभी यह आशा कर रहे थे कि शायद इस बार कांग्रेस वहां एक बेहतर प्रदर्शन करे और हरिद्वार से कम कांग्रेस को एक सम्मानजनक स्थिति मिल सके, मजबूत स्थिति मिल सके। बिल्कुल, लेकिन वो स्थिति निकल करके नहीं आई। और चूंकि बीजेपी की एक स्थिति रही है, आपने अक्सर देखा होगा, और ये इस बात से मैं समझता हूं कि सभी जो प्रवक्ता हैं यहाँ पर इस बात से सहमत होंगे कि बीजेपी एक प्रोफेशनल पार्टी है जो हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। बल्कि कांग्रेस के कई नेताओं ने ये बात कही है, मैंने कई नेशनल चैनल में मैं डिबेट में रहा, उसमें भी ये बात निकल करके आई कि बीजेपी के लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन है। अमित शाह जी तो खुद कहते हैं, रोड शो पे कह देते हैं, वो तो रैलियों में कहते रहते हैं कि हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, अगले चुनावी मोड में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस के साथ क्या समस्या है, कांग्रेस देखिए अभी 8 महीने पहले चुनाव के बाद चुनाव रिजल्ट आया और अब जब पंचायत चुनाव की स्थिति थी, तो इस बीच तो कांग्रेस कहां थी? इस बीच कांग्रेस उलझी रही प्रीतम सिंह को लेकर के, इस बीच कांग्रेस उलझी रही हरीश रावत को लेकर के, इस बीच कांग्रेस उलझी रही गणेश गोदयाल को लेकर के, इस बीच कांग्रेस उलझी रही हार को लेकर के, इस बीच कांग्रेस उलझी रही नए अध्यक्ष करण महारा को लेकर के। तो जो कांग्रेस की स्थितियां हैं, पहले वो अपना कुनबा संभाल ले, तभी तो जनता के बीच से वो विश्वास हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जिस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं, तो इससे जनता अब भ्रमित होने वाली नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हरीश रावत जनता में अब अपना जनाधार खो रहे हैं और ये उनकी लगातार हार दिखा रही है इस बात को। और कांग्रेस को इस विषय पर ज्यादा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है इस देश की, और कांग्रेस को लेकर के लोगों का एक दृष्टिकोण रहा है। और यही कारण है कि तमाम सारी चीजों के बावजूद भी कांग्रेस का जो मत प्रतिशत है उसमें ज्यादा अंतर नहीं आया है, ज्यादा कमी नहीं आई है और इस बार तो बढ़ा है। लेकिन ये बढ़ा हुआ जो मत प्रतिशत है वो जीत में क्यों नहीं बदल पाता है, और फिर ये चीजें निकल करके आती हैं। आप तो ज्यादा समय तक सत्ता में रहे हैं, इसका आत्ममंथन तो कांग्रेस को करना चाहिए। आत्ममंथन नहीं किया जा रहा, शायद यही वजह है। और ये बौखलाहट मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन मनीष जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। धुआं उठ रहा है लेकिन घर के अंदर लगी आग नजर नहीं आ रही कांग्रेसियों को। मनीष खंडवाल जी। देखिए, मैं राणा जी की 2-3 बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। पहले मैं उस पर जरा बता दूं विस्तार से। राणा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरिद्वार जिला जो है फर्टाइल नहीं रहा, जबकि पिछली 2 बार से सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। मेजर भाग उस लोकसभा में जो है वो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का है, और जो पिछली बार इस विधानसभा में तो बीजेपी की 3 सीटें आई हैं। पिछली विधानसभा में उनके पास 8 सीटें थी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से,
जो कि अब की बार घटकर 3 पर आई हैं। निश्चित रूप से हम और अच्छा कर सकते थे। हमारे को उम्मीद थी कि हम 11 में से हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में 7 से 8 सीटें आराम से नहीं जीत रहे हैं। हम 7 से 8 सीटें नहीं जीत पाए, पर यह जरूर हुआ कि हमने 3 से उनको बढ़ाकर 5 किया। एक विधानसभा में शायद 500 वोटों से आ रहे हैं और एक विधानसभा में शायद 2000 वोटों के आसपास से आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी सीटें गंवाई है, एक निर्दलीय को गंवाई है और दूसरी सीट दो गंवाई है बसपा को। तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ इस चुनाव में निश्चित रूप से डाउन हुआ था। परंतु वीरेंद्र जी जानते हैं, क्योंकि वीरेंद्र जी भी हरीश रावत जी की यूनिवर्सिटी के एक पढ़े हुए स्टूडेंट है। वो भी हरीश रावत जी से ट्रेनिंग लेके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। भले ही यहाँ पे वो महामंत्री हुआ करते थे, अब वहां पे भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता हैं, डिमोशन हुआ है, पर फिर भी वीरेंद्र भाई जानते हैं कि किस तरीके से हरीश रावत जी नए लोगों को मौका देते हैं, कैसे सिखाते हैं और किस तरह से चक्रव्यूह बनाया जाता है। तो जो चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी ठीक है, मनीष कर्णवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप तमाम उन आरोपों को खारिज कर रहे हैं या तमाम आप उन बातों को खारिज कर रहे हैं जो अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस को लेकर कही जा रही है? पहली बात, गुटबाजी जो होती है कांग्रेस के अंदर। दूसरी चीज ये, आप चुनाव की तैयारियां नहीं कर रहे हैं, हरिद्वार चुनाव को भी आपने सीरियसली नहीं लिया। अगर आपके डिबेट में कुछ गलत फैक्ट्स आए हैं तो क्या मैं उनको क्लियर नहीं करूं? मनीष जी, शायद आपका और मेरा आमना सामना शायद आज पहली या दूसरी बार हो रहा हो। आपकी जगह जब और प्रवक्ता यहाँ पर बैठते हैं तो वो अपने मुंह से इस बात को कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ, हमने हरिद्वार पंचायत चुनाव की तैयारी उतनी अच्छे से नहीं की। वो गुटबाजी का भी खुद अपने मुंह से जिक्र करते हैं। अब आप या तो आपस में ही डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आप डिबेट पर बैठ लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लग रहा है, हमारे पास जो फैक्ट्स आ रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, आपके डिनाई करने से वो बातें खत्म नहीं हो जाएंगी? अगर आपकी बात पूरी होगी तो मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी प्लीज। अगर राणा जी ने कुछ फैक्ट्स जो है वो गलत बताया हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के लिए, कांग्रेस के लिए कोई चीज गलत बताई, मैं राणा जी की बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ अन्य चीज। राणा जी कुछ कहना चाहते हैं, राणा जी प्लीज। देखिए, मनीष भाई ने मुझे अभी कहा कि राणा जी ने कुछ फैक्ट्स गलत बताए। देखिए, मैंने तो यहाँ पे कहा कि हरिद्वार की जो राजनीतिक जमीन है वो बीजेपी के लिए फर्टाइल नहीं है। आपने खुद ही ये बताया कि हम कितने कम अंतर से हारे हैं, हमारी सीटें बड़ी हैं। पहले क्या स्थिति रही? ठीक, हरिद्वार की सीट फर्टाइल नहीं थी, लेकिन बीजेपी की ये मेहनत थी, ये उसकी चुनावी मेहनत थी कि वो दो बार लोकसभा चुनाव जीतती है। उसके बावजूद भी उसके सबसे ज्यादा विधायक वहां से निकल करके आते हैं। और कभी जिस पंचायत में उसके 2 सीटें थी, आज वहां 16 से ज्यादा सीटें निकल करके आती हैं। तो ये बीजेपी की मेहनत है। लेकिन आपको ये समझना होगा, क्योंकि हरिद्वार का जो जातीय आंकड़ा है, ये बात कांग्रेस के लोग भी जानते हैं कि जो हरिद्वार का जातीय आंकड़ा है, यही कारण है कि उत्तराखंड में जो अन्य विधानसभाओं में जो स्थितियां हैं राजनीतिक दलों की, उसके सापेक्ष जो हरिद्वार में स्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं ये अवश्य बताती हैं। और ये पुराना रिजल्ट भी है, तो आप इस चीज को समझिए। ठीक है कुलदीप जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। मनीष जी, आपका भी रुक करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं वीरेंद्र जी की बात को पूरा सुनना चाहूंगी। प्लीज मनीष जी, उसके बाद जवाब आपको ही देना है। वीरेंद्र जी, आप उसके बाद मुझे टाइम मत दीजिएगा, मुझे राणा जी की बात का जवाब देना है। जी प्लीज। नहीं, टाइम तो दीजिएगा। राणा जी, आपने फिर गलत तथ्य पेश करे। आपको ये नहीं पता कि शायद जब ये हरिद्वार की सीट कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हुआ करती थी, उस टाइम पर भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद यूपी के जमाने से 4 बार लगातार यूपी के जमाने से सांसद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हरपाल साथी जी लगातार 3 बार वो सांसद रहे हैं। उसके बाद सपा का सांसद बने, उनका नाम था, रुड़की वाले थे, नाम भूल गया मैं उनका, वो समाजवादी पार्टी से सांसद बने थे। उसके बाद एक बार हरीश रावत जी बने। इसलिए हरिद्वार की धरती जो है वो कांग्रेस के लिए कभी फर्टाइल नहीं थी। हरिद्वार को जो है हरीश रावत जी ने गली गली में घूम के कांग्रेस के लिए फर्टाइल बनाया। ये हरीश रावत जी की मेहनत थी, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो हरिद्वार में अपनी जगह बना पाई। नहीं तो हरिद्वार में पिछले अगर आप 5-7 चुनाव उठा के देखेंगे लोकसभा के, तो आप ये पाएंगे कि 2 बार केवल गैर भाजपा का बना है यहाँ से सांसद, बाकी लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता है। ठीक है मनीष जी। बीरेंद्र जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप, इसके बाद थपलियाल जी आपका रुख करूंगी मैं। देखिए, जिस तरीके से थपलियाल जी हमारे बहुत बड़े सीनियर पत्रकार भी हैं, आंदोलनकारी भी हैं, आजकल उत्तराखंड क्रांति दल में थे, तो उनका जो विषय है, उनकी चिंता है, उन्होंने रखी है। लेकिन सभी का जो इस समय केंद्र है वो भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास हर बूथ में कार्यकर्ता हैं, हर बूथ पे हमारी कमेटियां हैं, पन्ना प्रमुख, हर बूथ पर हमारे पास 20 से 25 कार्यकर्ताओं की टोली है, जिसके माध्यम से हम
करते हैं। हम हरिद्वार के चुनाव पर ही आते हैं। इस चुनाव को हमने बहुत गंभीरता से इस चुनाव को लिया। हमारे प्रांत के, प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हर सीट पर हमने उनको संगठन की जिम्मेदारी दी, संगठन को सक्रिय करने की, संगठन को मजबूत करने की और अपने पार्टी के प्रदेश के कार्यक्रमों को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने की। हमारी जो केंद्र की योजनाएं हैं और राज्य की जो योजनाएं हैं, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा है, उसकी जानकारी हमने लोगों को दी। हम वहां काम के बदौलत जीतने का हमने प्रयास किया और हमें जनता ने एक तरफा मतदान दिया। विधानसभा के चुनाव में हमारी हार हुई थी, निश्चित रूप से हम उसको स्वीकार करते हैं, हमने उसको सहज स्वीकार भी किया था। लेकिन जो इस समय की जो कांग्रेस पार्टी जो वहां बुरी तरीके से हारी है, वो उसको पचा नहीं पा रही है। हरीश रावत जी का जो एक गुट है, हरीश रावत जी प्रांत के बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, लेकिन उनको उत्तराखंड राज्य के उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है करण मेहरा, चाहे प्रीतम सिंह जी जो पुराने अध्यक्ष है, कोई भी उनको नेता मानने को तैयार नहीं। खुलेआम आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती है। इस बयानबाजी को ना तो हम करते हैं, ना मीडिया करता है। मीडिया उस बयानबाजी को दिखाने का काम करता है, उसके बाद उस पर चर्चा होती है। हारने के बाद भी आप लोग एक दूसरे के ऊपर ये हार का ठिकारा फोड़ रहे हो। उधर प्रीतम सिंह का स्पष्ट कहना है, उन्होंने जो है अपने प्रदेश के प्रभारी के ऊपर ही जो है ये ठिकारा फोड़ दिया है। करण मेहरा जी कुछ और कह रहे हैं, हरीश रावत जी कुछ और कह रहे हैं। अब आपके कार्यकर्ताओं ने वहां पर गुंडाई करी, कार्यकर्ताओं ने आपके वहां लड़ाई झगड़े करे, उनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए, तो आप कानून व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है। इस राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और अब पुनः जब पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार बनी है, हमने न्याय करने का काम किया है। हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। मनीष जी, आपने देखे होंगे बड़े बड़े लोग डकैतियां बढ़ी हैं, काम किया है। बड़े से बड़े आईएएस से लेकर आईपीएस से लेकर और बड़े से बड़े आयोगों के अध्यक्ष से लेकर नेताओं को जेल में डाला है। हमने कहीं भी हिचकिचाहट नहीं की कि ये किस पार्टी का नेता है, किस दल का नेता है, ये किससे जुड़ा हुआ नेता है। जो कानून के दायरे में आया, जिसने कानून का उल्लंघन किया, जिसके खिलाफ साक्ष्य थे, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसमें हम अपने को बहुत प्रमुखता से इस बात को कहते हैं कि हमने कहीं समझौता नहीं किया। आपका जो भी घटनाएं देखा है मनीष जी, जो भी घटनाएं आपके हुई हैं, आप स्वयं भी जानते हैं, आपके कार्यकर्ता भी जानते हैं कि आपने कानून तोड़ने का काम किया। वीरेन जी रुक जाइए, मैं वापस आऊंगी आपके पास। थपलियाल जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। कानून का काम है देखने का। वीरेन जी थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं रुक जाइए। तोड़ने का कानून तोड़ने का काम हमें जब राज्य बना और राज्य बनने के बाद ये दो प्रमुख पार्टियां जब यहाँ पे सत्तासीन हुई, तो जो एक बैलेंस बना हुआ था, उस बैलेंस को, क्योंकि आपने देखा होगा कि हरदम 35, 36, 34 इस तरह चल रहा था, उसको इम्बैलेंस करने का अगर कोई जिसको जिम्मा जाता है, वो मिस्टर हरीश रावत है। हरीश रावत से हमें बड़ी आशाएं थी, क्योंकि हम लोग ऐसे अभागे लोग हैं कि हमें कोई भी अनुभवी नेता इस राज्य बनने के बाद नहीं मिला। लेकिन ले दे के जब ये व्यक्ति मिला, तो इसके जो एक्शन थे वो खलनायकी एक्शन थे। इन्होंने, मैं कह नहीं रहा कि जब इनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ और स्टिंग ऑपरेशन में वो कहते हैं कि मैं पीठ कर दूंगा, तुम खा लेना, तो हमें धक्का लगा, क्योंकि हमने इस राज्य में कुर्बानियां दी, बलिदान दिए, उसके बाद इस राज्य को हासिल किया। और उसमें ये नेता जिसको हम विश्वास करते हैं, वो इस तरह से बातें करता है। हमने उसका वो भी देखा कि जब इन्होंने यूके SSSC में जो पहला ये बना था, और उस यूके SSSC को किस तरह इस डिरेल किया, उसका जिम्मा भी इसी व्यक्ति के पास जाता है। क्योंकि पहला जो इन्होंने वहां पे अपॉइंट किया था RBS रावत अध्यक्ष को, उसका जो नाच था, वो खेल था, सब कुछ हरीश रावत को पता था। उसके बाद उन्होंने आंखें बंद की और चलने दिया। इसके बाद वो फोड़ा अब जाके फूटा और RBS रावत बिहाइंड दी बार गया। मैं ये कह रहा हूं कि हरीश रावत जी से जो आशाएं थी, कभी ये गंगा में जिस तरह से इन्होंने ये नहीं डिसाइड कर पाया कि गंगा क्या डिफाइन करने की जब बारी आई थी, तो कभी देवधारा, कभी क्या क्या करके इन्होंने हमारी धार्मिक आस्थाओं पे भी ठोस वो कुठाराघात किया। इसलिए इस व्यक्ति मेरा
ये कहना कि कभी कुछ, कभी ध्रुपद में बैठ जाते हैं, कभी देखो बनते बनते रह गया था गैरसैंण। अगर ये व्यक्ति चाहता तो गैरसैंण आज राजधानी होती, लेकिन बिछोड़ दिया उसको बीच में और उसके बाद फिर राजनीति करने लगते हैं। इसलिए हमें दुख है कि ऐसे लोग जिसके कारण पूरी कांग्रेस उत्तराखंड में खत्म हुई, 10 के 10 एक साथ अगर कोई भागे कांग्रेस छोड़ के तो इसके कारण भागे। अगर सब जानते हैं इसको, पूरा उत्तराखंड जानता है, नहीं तो बैलेंस था, पूरा पक्ष विपक्ष ऐसे एक दूसरे से देख के डरते थे, घबराते थे। आज तो एक तरफा हो गया, नंगा नाच कर रही है भारतीय जनता पार्टी और जिसका जिम्मेदार हरीश रावत है। इसलिए जी तपिलिया जी, हेमा भंडारी जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। भारतीय जनता पार्टी हरीश रावत की ये जो उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, तमाम चीजें चल रही है, इसको नौटंकी बता रही है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जिस तरह से कहा जाता है ना कि उत्तराखंड में अगर कांग्रेस है तो केवल हरीश रावत जी हैं और हरीश रावत जी के लिए ये बात कही जाती है, लेकिन जहां कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की गुटबाजियां बड़ी चरम पे शुरू से ही रही हैं और हमेशा से जो वो गुट रहे हैं वो हरीश रावत जी के साथ ही रहे हैं। और इसी वजह से जो मतलब इनका सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो यही है कि गुटबाजियां बहुत ज्यादा हैं, जिसका इनका भीतरी लड़ाइयों की वजह से जो है दूसरे लोग तो फायदा उठाएंगे ही। तो इनकी मनीष जी इस बात को मान ही नहीं रहे। मनीष जी तो कह रहे हैं कोई भीतरी लड़ाई चली नहीं रही है, सब हम बता रहे हैं। लड़ाइयां तो गुटबाजी तो वो तो सबको दिखाई देती है कि गुटबाजियां बहुत चरम पे हैं। लेकिन आज मेरे को थोड़ा आपके चैनल के माध्यम से कुलदीप जी की बात, जो कुलदीप जी ने कहा, तो मुझे पूरी तरह से लग रहा है कि कुलदीप जी पूरी भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। कुलदीप जी ने एक शब्द बोला कि भाजपा की मेहनत, जबकि भाजपा खनन माफियाओं को अपना संरक्षण दे रही है, भू माफियाओं को अपना संरक्षण दे रही है। ये भी एक तरीके की मेहनत ही है हेमा जी। दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए अगर ये सब कर रहे हैं तो मेहनत ही कर रहे हैं। नहीं, भाजपा की मेहनत कह दिया। अरे इन्होंने खरीदा है, इन्होंने खरीद फरोख्त की है, भाजपा ने खरीद फरोख्त की है। वीरेंद्र जी, भाजपा ने खरीद फरोख्त की है। आपने धनबल बाहुबल का अरे हेमा जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी को छोड़ दीजिए। आपके राज्य में जो जितना लूटपाट सरेआम हो रही है ना, आपके राज्य में जो हो रही है ना, जो घोटालेबाजी हो रही है, वो सिर्फ आपके राज्य में हो रही है। इतना बुरा माहौल जो चरमराई है, लोकतंत्र की हत्या कभी नहीं हुई। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या पहले कभी नहीं हुई। जो आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है ना, हेमा जी जवाब दे ले। कुलदीप जी, आऊंगी मैं मनीष जी इसके बाद। कुलदीप जी जवाब दीजिए बहुत कम शब्दों में। यतीश्वरानंद जी कहीं से फोन करते हैं तो तुरंत पुलिस पहुंच जाती है, सीधे साधे रात को पहुंच जाती है पुलिस, क्योंकि यतीश्वरानंद जी का फोन आ गया। ऐसा होता है। हेमा जी सुन लीजिए हेमा जी किसकी सरकार है? अगर वहाँ पर हेमा जी प्लीज सुन लीजिए, हमने एक्शन लेने को मना किया। हेमा जी सुन लीजिए, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू। आप भी घोटालों में लिप्त है ना, आप क्या बोलेंगे? वीरेंद्र जी आप भी प्लीज शांत रहिए प्लीज। कुलदीप जी बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिए। देखिए, ये बड़ा आसान होता है कि आप पर आरोप लग गए हैं। मुझे तो 2 मिनट को लगा आप ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नहीं, ये बड़ा आसान होता है कि पत्रकारिता को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। पहले भी इस चैनल पे ये चीजें होती रही हैं, लेकिन जितना ये सत्य है कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल करना, सत्ता से सवाल करना पत्रकारिता का धर्म है, लेकिन ये कहाँ है कि आप सत्य को छुपाएं और असत्य को सत्य मान करके प्रस्तुत करें। ठीक, जो चीजें निकल करके आई हैं, हम जो बात कह रहे हैं, ना तो मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, ना कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, ना आम आदमी का प्रवक्ता हूं, और ना ही मेरी इन तीनों दलों से कोई रंजिश है या बैर है, या मनीष भाई से कोई बैर है, या हेमा बहन से कोई बैर है, या जो अपने यूकेडी के थपलियाल जी हैं। ठीक है, ये वैचारिक मत है, जो चीजें निकल के आ रही हैं वो हम सामने रख रहे हैं। ठीक है, जहां तक आम आदमी पार्टी ने अभी जो बातें कही हैं, अब मैं उनका क्या जवाब दूं। आपके सारे कार्यकर्ता तो पार्टी छोड़ गए, वहां तो कुलदीप राणा जी नहीं गए थे, कोठियाल जी के पास तो कुलदीप राणा जी नहीं गए थे, या उतने जो उनके कार्यकर्ता छोड़ के चले गए, वहां तो कुलदीप राणा जी नहीं गए थे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अभी कांग्रेस के साथी जो मनीष भाई ने जो बातें कही हैं, देखिए मनीष भाई, उत्तराखंड में कांग्रेस को कहीं ना कहीं चिंतन की जरूरत है।
मैं राष्ट्रीय स्तर पर बात नहीं कर रहा। अगला सवाल कुलदीप जी, मैं मनीष जी से यही पूछने वाली थी। मैं मनीष जी से पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हारती है ना, तो मंथन किया जाता है, चाणक्य नीति की जो आगाज है उसकी शुरुआत की जाती है, वो हम देखते हैं। आपके आज जब चुनाव हारती है तो आप ईवीएम पर दोष देना शुरू करते हैं, जनता को भी दोषी ठहरा देते हैं, आप आपस में क्या चल रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और धरने पर बैठ जाते हैं और उस तरीके की बयानबाजी होती है। तो एक बार चिंतन मंथन मनन करके देखिए, आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या कमी है और शायद कांग्रेस बहुत बेहतर कर सकती है। मनीष जी, मैं आपके इस सुझाव को दिल से स्वीकार करता हूं और आपके इस सुझाव को मैं अपने पार्टी के नेताओं के पास भेजूंगा भी। बिल्कुल। और राणा जी, मैंने केवल आपको फैक्ट्स बताए कि हमने कैसे हरिद्वार को अपने लिए फर्टाइल बनाया। मैंने उसके लिए, उसमें अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। और जो हमारे जो यूकेडी के जो मेरे बड़े भाई साहब बता रहे थे सारी बात, मुझे लग रहा था ना जो हरीश रावत जी का तो न केवल नाम ले रहे थे, उनको याद आ रहे थे दिवाकर भट्ट। जब उन्होंने बोलना शुरू करा ना कि ये खा दिया, वो खा दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो दिवाकर भट्ट जी को देख रहे थे कि एक बीएचएल के छोटे से एम्प्लॉय उसका कहां से क्रैशर बन गया भगवान जाने। तो वो दिवाकर भट्ट जी की फ्रस्ट्रेशन जो है वो हरीश रावत जी के नाम पे निकाल रहे थे। ठीक है भैया, किसी के नाम पे निकालो अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन, कम से कम फ्रस्ट्रेशन आप रावत जी के नाम पे ही निकाल पाए। हो सकता है पवार साहब की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, क्योंकि आपके वहां से जो मंत्री बना वो अरबपति हो गया। कहां से अरबपति हो गया वो आपको पता होगा, हमें तो पता नहीं है उस बारे में। वो फ्रस्ट्रेशन आपने रावत जी के नाम पे निकाली है। आप बड़े हैं, मैं उसको एक आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं कि उसमें कुछ आपने कमियां भी बताई है मेरे नेता के बारे में। निश्चित रूप से मैं उनको आपके नाम सहित बताऊंगा, अभी जाके थोड़ी देर में धरने पर जाके बताऊंगा कि इस तरह से आप लोगों के मेरे आपके लिए आदेश हुआ। हम आदेश देने वाले कौन होते हैं? हम तो सिर्फ जनता के हक की बात ही करते हैं। कुलदीप जी, बहुत कम शब्दों में प्लीज, वक्त की कमी है। देखिए मनीष जी, उत्तराखंड में एकमात्र हरीश रावत ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो फेसबुक पर भी अगर छोटी सी पोस्ट डालते हैं तो वो मीडिया के लिए बड़ी खबर बन जाती है। बड़ी खबर। आप में से कोई भी प्रवक्ता मुझे बता दे कि किसी भी नेता, किसी भी कांग्रेस, भाजपा का, यूकेडी, आम आदमी पार्टी, कोई भी दल का कोई व्यक्ति बता दे कि किस नेता के फेसबुक पोस्ट से, ट्विटर से राजनीतिक हलचल खड़ी हो जाती है। और ये बात हरीश रावत जी बखूबी जानते हैं। ये बात हरीश रावत को लेकर के है जी, ठीक है। तो हरीश रावत को और हरीश रावत की राजनीतिक जो उनकी समझ है, उनकी जो राजनीतिक और कूटनीतिक समझ है। ठीक है कुलदीप जी, माफी चाहूंगी वक्त की चूंकि बहुत ज्यादा कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं देवभूमि के दंगल में भाजपा का भय और हरीश रावत जी का जो उन्होंने प्राण त्याग देने का प्रण लिया है उसकी हम बात कर रहे थे। और हरीश रावत जी जो बयानबाजी कर रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग नौटंकी बता रहे हैं। हालांकि हरीश रावत जी का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो मैं हर की पैड़ी पर जाकर अपनी देह त्याग दूंगा। फिलहाल देखना होगा कि ये कांग्रेसी के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो तनातनी चल रही है वो किस मोड़ पर जाती है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं।